आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान और अमेरिका में तानातनी बढ़ी। ईरान पर सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव। ईरान ने यूरोप से एम्बेसडरों को वापस बुलाया। यूएन सैंक्शंस के लागू होने पर तेहरान में कंसल्टेशंस। यूक्रेन को इस्राइल ने दिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स। रूस से नाराजगी मोल ले रहा नेतन्याहू। यूएई का इस्राइल को पैगाम, गजा की जंग अब खत्म करो, परमानेंट सीजफायर जरूरी। गजा सीजफायर के आसार तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी से नतीजे तक पहुंचने का किया दावा। कोलंबिया के सदर का वीजा होगा कैंसिल। गजा के सपोर्ट में अमेरिका में लगाए थे नारे। और गजा की मदद के लिए 10 नए जहाज इटली से रवाना। 20 देशों के 70 से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इनसे कहीं ज्यादा होगी। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले गजा से आई कुछ ताज़ा अपडेट्स जान लीजिए। आज सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। सिर्फ गजा सिटी में ही 36 लोग मारे गए, जबकि सेंट्रल और साउथ गजा में मदद लेने पहुंचे 6 अफराद भी निशाना बने। गजा सिटी पर इसराइल का ज़मीनी हमला जारी है। लाखों लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं और बमबारी की जद में हैं। इसी बीच अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने नेतन्याहू से मुलाकात की अमेरिका में। इन लोगों के बीच पीर को ट्रंप और इस्राएली पीएम नेतन्याहू की मुलाकात से पहले अमेरिकी पीस प्रपोजल पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपना आखिरी सफ़र शुरू कर दिया है। मकसद है इसराइल की नाकेबंदी तोड़कर गजा तक मदद पहुंचाना। इधर इसराइली फौज का कहना है कि वो हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। आईडीएफ ने कहा कि हमास के कई हथियार और ऑब्जर्वेशन पोस्ट तबाह हमने कर दिए, ऐसा आईडीएफ ने दावा किया। गजा के शुमाल से निकले लोग अब और ज़्यादा बदहाल हो चुके हैं। इन सबको आईडीएफ ने निकाल दिया। लोगों का कहना है कि हालात सुधरने के बजाय दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। अब हमारे पास खाने और पीने के सामान नहीं हैं। आश्चर्य की बात तो बहुत दूर का मसला है। अब फ़लस्तीन गजा से जुड़ी कुछ तफसीली खबरों से पहले कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं। ज़रा सोचिए, अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो अपना पूरा एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे दे और बदले में सिर्फ 3 महीने के लिए उन पर लगे सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशंस वाले सैंक्शंस में थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि परमाणु मुद्दे पर बहुत बड़ा दबाव है। ईरान को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ईरान का कहना है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप जो प्रेशर बना रहे हैं वो उनके लिए हर महीने जैसे एक नया जाल बुनना है। फ्रांस ने भी ऐसा ही प्रपोजल दिया था, सिर्फ 1 महीने के डिले के साथ। शॉर्ट में समझे, ईरान अपने यूरेनियम पर कंट्रोल नहीं खोना चाहता और अमेरिका चाहता है कि वो पूरा यूरेनियम सौंप दे, सरेंडर कर दे। लो, ले लो, इसके तिल के लड्डू बना लो या फिर हरीरा बना लो। इस वजह से दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान मना कर रहा है, यानी आसान जुबान में कहें तो अमेरिका कह रहा है कि हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, और ईरान जवाब दे रहा है नहीं नहीं, हम अपनी हिम्मत और हक दोनों नहीं छोड़ेंगे। ईरान से जुड़ी एक दूसरी अहम खबर यह है कि उसने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी E3 में तैनात अपने एम्बेसडर्स को अचानक वापस तेहरान बुला लिया है। वजह यह है कि ये तीनों E3 मुल्क पिछले महीने यूएन सैंक्शंस को फिर से लागू करने का रास्ता साफ कर चुके हैं और ये पहली बार है पिछले 10 सालों में। ईरान पर ये बड़ी पाबंदियां आज रात के बाद से लागू होने जा रही हैं। ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये बताया है कि यूरोप के ये कदम बेहद गैर जिम्मेदाराना है ईरान की हुकूमत की नज़र में। इसलिए इन ममालिक के एम्बेसडर्स को देश में बुलाकर, मुल्क में बुलाकर कंसल्टेशंस की जा रही, मशवरा किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही रूस और चाइना की वो कोशिश नाकाम हो गई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें ईरान पर लगने वाले सैंक्शंस को रोकने का एक ड्राफ्ट पेश किया गया था। उनके ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को सिर्फ 4 ममालिक ने सपोर्ट किया, बाकी ने मना कर दिया, इसलिए ड्राफ्ट गिर गया। अब ये रास्ता साफ है
और इतवार से ईरान पर सैंक्शंस लागू होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की ये कदम बंदी डिप्लोमेसी में नई जंग की तरफ इशारा करती है, एम्बेसडर को वापस बुलाने वाली, और यूरोप और इंटरनेशनल बिरादरी के साथ ईरान के रिश्तों में और तनाव पैदा हो सकता है। इसराइल ने रूस के खिलाफ जाते हुए यूक्रेन से बड़ी तगड़ी दोस्ती निभाई है। यूक्रेन ने इसराइल से यूएस मेड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल किए हैं और ये पिछले 1 महीने से ऑपरेट भी हो रहे हैं रूस के खिलाफ। ये बात खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताई है। उन्होंने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा, इसराइली पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन में काम कर रहा है। इसे 1 महीना हो गया है। हम जल्द ही 2 और पैट्रियट सिस्टम्स हासिल करेंगे। यानी यूक्रेन की हवाई सिक्योरिटी और मजबूत होती जा रही है और आने वाले महीनों में इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये इसराइल की तरफ से रूस को सीधे नाराज़ करने की हरकत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के करीब है इसराइल बहुत ज़्यादा अमेरिका की वजह से, लिहाजा ऐसा तो है नहीं कि रूस इसराइल पर हमला करते ना। अब आते हैं गज़ा और फ़लस्तीन की खबरों पर। सबसे पहले यूएई के उस सख्त पैगाम की बात करते हैं जो इसराइल को दिया गया है, जिसमें एक लाइन ये कही गई है कि गज़ा में जंग बंद करो। न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा कि गज़ा की जंग अब ख़त्म करनी होगी। नेतन्याहू न्यूयॉर्क में ही है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि खूनी टकराव को रोका जाए, एक परमानेंट सीज फायर किया जाए और बेगुनाह जिंदगियों को बचाया जाए। एमिरेट्स की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक शेख अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि गज़ा के लोग जो खौफनाक हालात और इंसानी बहरान झेल रहे हैं, त्रासदी झेल रहे हैं, उसे अब ख़त्म होना चाहिए, उस त्रासदी को। गज़ा में सीज फायर को लेकर एक दफ़ा फिर हलचल तेज़ हो गई है। कुछ उम्मीदें नज़र आने लगी हैं, थोड़ी सी हवाएं बदलने लगी हैं, पलटने लगी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा पर मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ तेज़ी से नतीजों तक पहुंचने वाली बातचीत चल रही है। नतीजा खेज ट्रंप ने बताया कि ये 4 दिन से लगातार चल रही बातचीत ज़रूरत पड़ने तक जारी रहेगी ताकि एक कामयाब समझौता किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी रीजनल मुल्क बातचीत में शामिल हैं, हमास को भी खबर है और नेतन्याहू को भी हर लेवल पर जानकारी दी गई है, यानी हर पार्टी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि सब चाहते हैं कि ये मौत और अंधेरे का दौर खत्म हो जाए। 21 पॉइंट वाला प्लान पेश किया गया है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगले वीडियो में पूरे प्लान की डिटेल देंगे। तुर्की के सदर रेजेप तैयप एर्दोगान ने आज आगाह किया कि जब तक इसराइल पर काबू नहीं पाया जाता तब तक फ़लस्तीनी रियासत अधूरी रहेगी। ये कोशिशें अधूरी रहेंगी, पहले इसराइल के नकेल डालना ज़रूरी है। एर्दोगान ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट को नस्लकुशी करने वालों का गैंग बताया। इस्तांबुल के बॉस्फोरस डिप्लोमेसी फोरम में बोलते हुए एर्दोगान ने कहा कि कई ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करना एक देर से लिया गया लेकिन अहम कदम है और पिछली गलतियों को सुधारने की हर कोशिश का खैर मकदम करना चाहिए। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर का वीज़ा रद्द करने का ही ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट के दौरान इसराइल मुखालिफ बयान देने पर अमेरिकी हुकूमत ने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का वीज़ा रद्द करने का फैसला किया है। पेट्रो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में शामिल होने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो पहुंच गए। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक पेट्रो ने अमेरिका के फौजियों से ट्रंप के हुक्म ना मानने की अपील भी की। वहीं प्रोटेस्ट से कहा नहीं मत मानो, इंसानियत का साथ दो, हुकूमत का नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा पेट्रो के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ कदमों के चलते उनका वीज़ा रद्द किया जा रहा है। गुस्तावो पेट्रो ने प्रोटेस्ट में कल कहा था गज़ा में जो हो रहा है वो साफ तौर पर जेनोसाइड है। अब अमेरिका को ये इसराइल मुखालिफ बयान पसंद नहीं। नतीजा, कोलंबिया के सदर का वीज़ा रद्द होने से अमेरिका और न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट का मुद्दा और गर्म हो गया है। गज़ा पर इसराइल की नाकेबंदी को चैलेंज देने के लिए इंटरनेशनल कमेटी फॉर ब्रेकिंग द सीज ऑन गज़ा ने आज 10 और नए जहाज रवाना किए हैं, पानी के जहाज, छोटे जहाज। ये शिप्स इटली के सिसिली में
कतानिया के सैन जियोवानी बंदरगाह से चले, जिनमें 20 से ज्यादा ममालिक के करीब 70 एक्टिविस्ट शामिल हैं। यूरोप और अमेरिका के चुने हुए 9 सांसद भी इस मिशन में मौजूद हैं। ये एक बड़ी बात है। ये मल्टीनेशनल कोशिश गजा में राहत पहुंचाने और गजा का मुहासरा तोड़ने यानी नाकेबंदी को चैलेंज करने की सिमत उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक दो खबरें यहां से। पहली खबर तो लेबनान से है। आप सबको शायद याद हो कि लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह पिछले साल आज ही के दिन एक इस्राएली हमले में मारे गए थे। आज उनकी पहली बरसी के मौके पर हजारों हजार की तादाद में हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स या लाखों की तादाद में हसन नसरल्लाह के मज़ार पर, उनकी कब्र पर इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने लीडर को याद किया। हसन नसरल्लाह की बरसी के मौके पर हिजबुल्लाह के पीले झंडे लहराए गए और तराने गाए गए। हर किसी ने नारे लगाए और नम आंखों से हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह को याद किया। उन लोगों ने जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं या उसके सपोर्टर्स हैं। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह की मौत एक अंडरग्राउंड बंकर में हुई थी, जब इसराइल ने फाइटर जेट से वहां पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। आप सबको याद होगा। अशरक अल अवसत की खबर कहती है कि न्यूयॉर्क तो जोलानी भी पहुंचे थे और बहुत जगह ये भी चल रहा है कि पहली मर्तबा है कि ISIS का कोई अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट पहली बार अमेरिका पहुंचा है और उसका इस्तकबाल हुआ है। हालांकि अब उनके ऊपर से वो टैग हट गए हैं। अमेरिका ने ही लगाए थे, अमेरिका ने ही हटाए हैं। तो ये जो पहुंचे जोलानी, तो वहाँ पर इसराइल के साथ डील जो होनी थी सिक्योरिटी को लेकर, उस पर भी बातचीत होनी थी, बड़ी बातचीत होनी थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि इसराइल का एक अलग ही एक मंसूबा है, एक डिमांड है कि इसराइल से सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी वाले एरियाज़ के लिए, उन मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए ड्रूज वाले, एक कॉरिडोर खोला जाए, एक गलियारा खोला जाए। वो बोला जोलानी यार, अहमद अल-शरा कि यार क्या बात है, तुम पहले गोलान हाइट्स कब्जा बैठो, अब तो तुम अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हो। तो ये नहीं होगा भाई, हमें भी तो जवाब देना है। कुछ शर्मो हया है, हम कमज़ोर हैं, तुम हमले कर रहे हो, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम अपनी हुकूमत बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अंदर आने के लिए एक कॉरिडोर दे दें। आज चाइना में अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया। नॉर्थ वेस्ट चाइनाज गांसू प्रोविंस, चाइना में गांसू सूबा है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक, इस ज़लज़ले की वजह से 11 लोग ज़ख्मी हो गए और रिक्टर स्केल पर इस जो ज़लज़ला है इसकी शिद्दत 5.6 यानी कि 5.6 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।